Hello everyone, so today in this video we are going to study about endomembrane system and endomembrane system को entirely cover करेंगे इस वीडियो में। पर ये वीडियो शुरू होने से पहले I would like to request you to kindly subscribe to my channel, like this video, share this video to as many as people you can because यहाँ पर हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी ऑल्सो वॉन्ट वी कैन रीच टू एज मैनी एज स्टूडेंट वी कैन। सो काइंडली लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनली आते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये वो ऑर्गेनली हैं जो मिल करके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाने का काम करते हैं। कौन कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये ऑर्गेनली मिल करके क्या करते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाने का काम करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहते हैं, मतलब इन सारे ऑर्गेनली को हम एक साथ क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो उनका जो फंक्शन होता है, उसके अंदर जो ऑर्गेनलीज आती हैं उनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम उन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, सिक्रीशन, ये सारे फंक्शंस होते हैं उन ऑर्गेनली के जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है। क्या क्या? सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, सिक्रीशन, ये फंक्शन होते हैं उन ऑर्गेनली के जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती हैं। सबसे पहली ऑर्गेनली जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज काफ़ी टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, जाल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल और वेसिकल से। अब हम सबसे पहले देखते हैं सिस्टर्ने क्या होता है। सिस्टर्ने, ये यहाँ पर मैंने डायग्राम बना करके दिखाया हुआ है। सिस्टर्ने एक फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो लिक्विड से भरा हुआ होता है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फ्लैट सा होता है जो कि लिक्विड से भरा हुआ होता है, उसको हम सिस्टर्ने कहते हैं। सिस्टर्ने इज़ द ओनली स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनता है? सिस्टर्ने से बनता है। उसके बाद आते हैं टिब्यूल और वेसिकल। टिब्यूल जो है स्मॉल ट्यूब्स होते हैं और वेसिकल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। स्मॉल ट्यूब्स एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, इन दोनों में ही राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बनाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना है? टिब्यूल्स और वेसिकल से। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना हुआ है? सिस्टर्ने से। अब यहाँ पर देखिए, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि सिस्टर्ने से बना हुआ है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि ट्यूब्स और वेसिकल से बना हुआ है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है। वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है किसमें? साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है ल्यूमिनल एंड इंट्राल्यूमिनल स्पेस में। ल्यूमिनल, इंटरल्यूमिनल एंड एक्स्ट्राल्यूमिनल स्पेस में। ल्यूमिनल या फिर इंट्राल्यूमिनल और एक्स्ट्राल्यूमिनल स्पेस में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड साइटोप्लाज्म इंटू ल्यूमिनल और इंट्राल्यूमिनल एंड एक्स्ट्राल्यूमिनल पार्ट। देन फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स उसका एक फंक्शन तो हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस करना, क्योंकि जहाँ पर भी राइबोसोम प्रेजेंट है वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। दूसरा फंक्शन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंथेसिस करना, और तीसरा फंक्शन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करना। सो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंथेसिस करता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करता है कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल में क्या करता है? कैल्शियम स्टोरेज करने का काम करता है। मसल सेल में कैल्शियम स्टोरेज करने का काम कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन सिंथेसिस करने का भी काम करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन सिंथेसिस करने का भी काम करता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉइड बनवाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या करता है? लिपिड और स्टेरॉइड बनवाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है?
करता है, कैल्शियम स्टोरेज करता है मसल सेल में, मेम्ब्रेन सिंथेसिस कराता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराता है, लिपिड और स्टेरॉइड बनाता है और डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। लिपिड और स्टेरॉइड बनाता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सारे फंक्शंस को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम स्टोरेज इन मसल सेल, मसल सेल में कैल्शियम स्टोरेज कराना। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो जो मसल सेल होता है उसके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, कैल्शियम स्टोर करके रखने का काम करता है। जब नर्व इम्पल्स आती है और ये नर्व इम्पल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचती है और यहाँ के जो पंप है वो एक्टिवेट होते हैं तो कैल्शियम बाहर आता है। ये जो कैल्शियम बाहर आया है ये जा करके ट्रोपोमायोसिन जो कि एक्टिन में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोमायोसिन जो कि एक्टिन में प्रेजेंट होता है उससे जाकर बाइंड करता है ताकि एक्टिन की एक्टिव साइट फ्री हो सके और वो जा करके मायोसिन से अटैच हो और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सके। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस होती है जो कि हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम स्टोरेज करने का काम मसल सेल में कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मसल सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद मेम्ब्रेन सिंथेसिस करता है प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक। कैसे मेम्ब्रेन सिंथेसिस करता है, हमको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। चाहे हम प्रोकैरियोट ले लें चाहे हम यूकैरियोट ले लें, दोनों की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सली किससे बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन से। अब लिपिड कौन बना रहा है, हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पर आपका जो प्रोटीन है वो कौन बना रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिल करके क्या करते हैं, दोनों मिल करके मेम्ब्रेन सिंथेसिस करने का काम करते हैं। देन आफ्टर दैट कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, अब उसका डाइजेशन हुआ और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब जो ग्लूकोज है अगर उसको तुरंत हमें बॉडी में यूज़ करना है तो एक हार्मोन प्रेजेंट होता है इंसुलिन। ये इंसुलिन का लेवल जब अफेक्ट होता है तभी हमारी बॉडी में डायबिटीज़ होता है, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन प्रेजेंट है, ये इंसुलिन क्या करता है कि सेल को परमिएबल बना देता है फॉर ग्लूकोज। तो सेल के अंदर ग्लूकोज आने लगा। अब जब ग्लूकोज आने लगा सेल के अंदर तो सेल ने इस ग्लूकोज को डायरेक्टली यूज़ कर दिया और एटीपी बना लिया। ये तो तुरंत ग्लूकोज का यूज़ हो गया, लेकिन हमें ग्लूकोज को स्टोर करके भी रखना होता है फॉर फ्यूचर, ताकि अगर फ्यूचर में खाने की कमी हो जाए बॉडी में, ठीक है, तो फिर उस ग्लूकोज को हम यूज़ कर सकें। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ग्लूकोज का स्टोरेज करते हैं और उस ग्लूकोज का स्टोरेज कौन करवाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ग्लूकोज सेल के अंदर आया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उस ग्लूकोज को क्या किया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया और वो जो ग्लाइकोजन है इस फॉर्म में हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम किया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और फिर वहाँ पर क्या हुआ, स्टोरेज हो गया, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या हुआ, स्टोरेज हो गया। तो ये होता है ग्लूकोज, ये होता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म थ्रू ग्लूकोज। अब आप लोग ये कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओगे कि प्लांट में जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, प्लांट ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, क्योंकि एनिमल ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। लेकिन प्लांट ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये आंसर आप लोग मुझे आज कॉमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। देन देयर इज नेक्स्ट थिंग दैट इज सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड। लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कैसे, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब का सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कर रहा है। हमें पता है टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये कहाँ पर बनते हैं, ये टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन सेल में बनते हैं। ऐसे सेल जो टेस्टिस और ओवरी में प्रेजेंट होते हैं उनमें ये हार्मोन्स बनते हैं। तो ऐसे सेल जो टेस्टिस और ओवरी में प्रेजेंट होते हैं उसमें बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, तभी तो वहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेरॉइड का फॉर्मेशन हो पा रहा है। देन डिटॉक्सिफिकेशन कराता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग है, ठीक है, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है। वाटर में इनसॉल्युबल है तो मतलब क्यों वाटर में इनसॉल्युबल, बिकॉज कम पोलर है। कोई भी सब्सटेंस जो जितना ज़्यादा पोलर होता है उसकी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। फॉर अ सब्सटेंस टू बी सॉल्युबल इन वाटर इट हैज़ टू बी पोलर, ठीक है, उसमें चार्जेस प्रेजेंट होना ज़रूरी है। लेकिन एक ड्रग है जो लेस पोलर है, वाटर में इनसॉल्युबल है। अब वाटर में इनसॉल्युबल है तो वो यूरिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यूरिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो किडनी उसे बाहर नहीं निकाल पाएगी। तो अब हमें इस ड्रग को पोलर बनाना पड़ेगा। इस ड्रग को पोलर बनाने के लिए हमें उसमें एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप ऐड करना पड़ेगा जो क्या करे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा दे। तो यहाँ पर OH वो फंक्शनल ग्रुप है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा देगा। तो OH को यहाँ ऐड कौन करवाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है। OH का क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कराता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऐड होने की वजह से इस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बढ़ गई, यहाँ पर आपका
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। जब हम रेजोनेंस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली पोलर हो गया। पोलैरिटी बढ़ गई तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। पोलैरिटी बढ़ गई तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। अब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो ये वाटर में सॉल्युबल हो गया। अब वाटर में सॉल्युबल हो गया तो किडनी इसको क्या करेगी, ईजिली एक्सक्रिएट आउट कर पाएगी। किडनी क्या कर पाएगी, इसे ईजिली एक्सक्रिएट आउट कर पाएगी। देन देर इज नेक्स्ट दैट इज गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी इज अ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली। गोल्गी बॉडी को सबसे पहले कैमेलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था इन 1898। गोल्गी बॉडी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कैमेलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था इन 1898। गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन होता है, PMT, पैकिंग मॉडिफिकेशन एंड टैगिंग। गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन होता है, पैकिंग मॉडिफिकेशन एंड टैगिंग। पैकिंग मॉडिफिकेशन एंड टैगिंग, ये किसका फंक्शन होता है, गोल्गी बॉडी का फंक्शन होता है। क्या क्या फंक्शन होता है, पैकिंग मॉडिफिकेशन एंड टैगिंग। गोल्गी बॉडी में भी सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने हैं वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्ने हैं वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो गोल्गी बॉडी के सिस्टर्ने हैं वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी बॉडी के जो सिस्टर्ने हैं वो 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के हो सकते हैं, 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के हो सकते हैं। गोल्गी बॉडी के जो सिस्टर्ने वो डेंसली स्टेन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंसली स्टेन होते हैं, क्योंकि ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। रेटिकुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से, रेटिकुलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक जाल जैसे स्ट्रक्चर होने की वजह से ये डेंसली स्टेन होते हैं। रेटिकुलर स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर जो आपस में काफ़ी कम्पैक्टली प्रेजेंट हो। तो कम्पैक्टली प्रेजेंट होने की वजह से क्या है कि जो गोल्गी बॉडी उसकी सिस्टर्ने डेंसली, उसमें अगर कोई भी आप स्टेन डालोगे तो उस सिस्टर्ने डेंसली स्टेन हो जाएंगे, अच्छे से माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। फ्लैट या डिस्क शेप के होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सिस्टर्ने ड्रॉ करके दिखाया हुआ है कि फ्लैट या डिस्क शेप के हैं, ठीक है। फ्लैट या डिस्क शेप के हैं, कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं, यानी सेंटर की तरफ अटैच होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, कंसेंट्रिकली सर्कुलर फॉर्म में और अटैच्ड होंगे। ऐसी गोल्गी बॉडी जिसमें सिस्टर्ने जो है एक दूसरे से जुड़े नहीं होते बल्कि दूर दूर होते हैं, तो उन गोल्गी बॉडी को हम कहते हैं डिक्टियोसोम। और डिक्टियोसोम किनमें मिलती है, डिक्टियोसोम जनरली प्लांट्स में देखने के लिए मिलती है। अब मैं आपको यहाँ पर गोल्गी बॉडी का फंक्शन अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, ये है आपका न्यूक्लियस और यहाँ पर अगल बगल में आप प्रेजेंट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है आपका न्यूक्लियस और अगल बगल में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है तो यहाँ पर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, तो उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया एक प्राइमरी प्रोटीन। क्या बना दिया यहाँ पे, एक प्राइमरी प्रोटीन, ठीक है। अब इस प्राइमरी प्रोटीन को हम ऐसे ही सेल के अंदर नहीं भेज सकते, इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि ये सेल के अंदर स्टोर हो सके या सेल के बाहर जा सके। दोनों ही काम के लिए इस प्राइमरी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। इस मॉडिफिकेशन को करने का काम कौन करेगा, गोल्गी बॉडी करेगा। अब गोल्गी बॉडी में दो एंड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका सिस कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस, सेकंड है आपका ट्रांस कॉन्केव या मैच्योरिंग फेस। ये जो गोल्गी बॉडी के पीछे पीठ साइड का हिस्सा होता है वो होता है सिस कॉन्केव या फॉर्मिंग फेस, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिसीविंग एंड, यहाँ से कोई भी सब्सटेंस जो है वो गोल्गी बॉडी एक्सेप्ट करती है। देन नेक्स्ट होता है ट्रांस कॉन्केव या मैच्योरिंग फेस, जिसको हम कहते हैं शिपिंग एंड, ठीक है। ट्रांस कॉन्केव या मैच्योरिंग फेस जिसको हम कहते हैं शिपिंग एंड, एंड यहाँ से कोई भी चीज़ गोल्गी बॉडी बाहर निकालती है और बीच में क्या होता है उसका मॉडिफिकेशन, टैगिंग और पैकिंग होती है। तो प्राइमरी प्रोटीन को इस रिसीविंग एंड से यानी सिस कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस से गोल्गी बॉडी ने अंदर लिया, उसका मॉडिफिकेशन किया प्राइमरी प्रोटीन का, उसको टैग किया, उसको पैक किया इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और उसको ट्रांस कॉन्केव या मैच्योरिंग फेस से शिप कर दिया यानी बाहर निकाल दिया। अब इसका ट्रांसपोर्ट होगा या तो इंट्रासेलुलर स्पेस में यानी कि सेल के अंदर, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में यानी कि सेल के बाहर। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी। फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो उससे पहले पढ़ लेते हैं। सिस एंड ट्रांस फेस आर एंटायरली डिफरेंट बट दे आर इंटरकनेक्टेड। गोल्गी बॉडी की जो सिस और ट्रांस फेस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं बट आपस में जुड़े होते हैं। गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोजली जुड़ी होती है क्योंकि उनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड यानी उनके फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। इस वजह से गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी पास में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद गोल्गी बॉडी का फंक्शन, गोल्गी बॉडी का फंक्शन होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस करना। हमें पता है प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन उस प्रोटीन और लिपिड से ग्लाइको जोड़ना, यानी ग्लाइको मतलब किसी शुगर को जोड़ना, वो प्रोटीन या लिपिड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है वो आ रहा है कहाँ पे, गोल्गी बॉडी के पास, और गोल्गी बॉडी उसको मॉडिफाई करी, उस प्रोटीन या लिपिड में क्या जोड़ रही है, ग्लूकोज जोड़ रही है, मतलब कि शुगर जोड़ रही है, और उसको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर रही है। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, गोल्गी बॉडी में, ठीक है। उसके अलावा लाइसोसोम और वेसिकल का सिंथेसिस भी गोल्गी बॉडी में होता है। लाइसोसोम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये भी एक सेल ऑर्गेनली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ठीक है। तो इसका सिंथेसिस भी कहाँ हो रहा है, गोल्गी बॉडी में, ठीक है। इसका सिंथेसिस भी गोल्गी बॉडी में ही होता है। पैक्टिन का सिंथेसिस भी गोल्गी बॉडी में होता है। पैक्टिन एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। जब हम सेल वॉल पढ़ेंगे वहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला स्ट्रक्चर होता है। मिडिल लैमेला जो है वो दो
सेल्स के बीच का स्ट्रक्चर होता है जो दो सेल्स को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये मिडिल लैमेला जो है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट प्रेजेंट होता है। इस कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट में ये जो पैक्टेट प्रेजेंट है वो कहाँ पर बन रहा है, गोल्गी बॉडी में। तो मिडिल लैमेला हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, और मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होता है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, और वो पैक्टेट कौन बना रहा है, गोल्गी बॉडी। उसके अलावा स्पर्म में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। वो एक्रोसोम और कुछ नहीं बल्कि मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी होती है। जब स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है यानी कि प्रोटीन का रिमूवल हो जाता है स्पर्म से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है वहाँ उसका कैपेसिटेशन होता है, यानी क्या होता है, प्रोटीन का रिमूवल होता है, और उसमें वहाँ पे फिर एक्रोसोम अच्छे से एक्सपोज हो जाता है, और उस एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिडेज, एरोसिन, ट्रिप्सिन। ये सारे एंजाइम हेल्प करते हैं स्पर्म को स्विम करने के लिए, फ्लोट करने के लिए, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, ओवम के अंदर जाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सारे एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, एक्रोसोम में, और एक्रोसोम है क्या, मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। और रूट कैप जो होती है, रूट कैप में भी गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है, और वो गोल्गी बॉडी रिलीज करती है म्यूसिलेज, और ये म्यूसिलेज हेल्प करता है रूट कैप की लुब्रिकेशन में। जब रूट कैप का लुब्रिकेशन होता है तो रूट कैप अच्छे से सॉइल के अंदर जा पाती है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने पूरा का पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लाइसोसोम कवर करेंगे और वैक्यूल कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू आस्क योर डाउट्स ऑन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।